Hey guys, this video is dedicated to all our audience. सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, आप सभी का इस युवा संसद समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि का मुख्य मकसद युवाओं को विकसित भारत 2047 में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य मैम से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती सीता मांडी जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। आप उनका कर्तव्य ध्वनि से वार्ड मेंबर है श्रीमती संजू कुमारी। मैं उनके अभिनंदन के लिए हमारे ज्योग्राफी सर हमारी विशिष्ट अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। रंगत से श्री अजय मंडल जो कि प्रवक्ता इतिहास पीजीटी हिस्ट्री है, मैं चाहूंगा कि हमारे सोनू सर का मिलते हैं मन्नतों से मेहमान कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से मेहमान कभी कभी, हो जाती है किस्मत मेहरबान। सौरभ सर से अनुरोध है कि जूरी मेंबर के रूप में हमारे बीच जो सीता मांझी जी हैं उनको जूरी मेंबर नियत किया गया है। एक बार आप सभी से अनुरोध है उनके लिए कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। इसके साथ साथ हमारे बीच जो अजय मंडल के आए हैं प्रवक्ता इतिहास, जो भी आप जूरी मेंबर हैं और हमारी इस प्रतियोगिता के अंत में अपने फीडबैक देंगे। और इतना ही नहीं, संघर्षों के साये में असली आजादी बनती है। संघर्षों के साये में असली आजादी बनती है। इतिहास उधर मुड़ जाते हैं जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। महोदय, ये यूथ आज हमारे सामने बैठा हुआ है और हमारा मकसद है 2047 में भारत को विकसित देश बनाना और उस आने वाले समय में इन युवाओं की एक महती भूमिका होगी। उसी मकसद को लेकर के इन बच्चों को तैयार किया गया है। हमारी जो भी टीम, हमारे विशेषकर जो हमारे प्रवक्ता हैं इतिहास के श्री सौरभ सर, उनका महनीय योगदान है। अभी प्रतियोगिता कुछ देर पलों में प्रारंभ होने जा रही है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक नीतियों से जोड़ने, देश की उपलब्धियों पर विचार करने और विकसित भारत के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। इन नौनिहालों को आने वाली
समस्याओं आने वाले संकटों के प्रतिरोध करने की क्षमता इनमें प्रदान करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अंतिम चरण में, अभी ये पहला चरण है, इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अंतिम चरण में नई दिल्ली में जाकर अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए विचार रखेंगे। तो मैं ज्यादा समय न देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now, I request the members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Jaipur, Constituency of Rajasthan will take oath affirmation. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? English, please. I, Nitesh, having been elected a member of the lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I will be a true faith and allegiance to the Constitution of India, as my law establishes that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. From the Constituency of Andaman and Nicobar Islands will take oath or affirmation. Take oath or affirmation. Oath, please. In which language would you like to take the oath? Hindi, please. मैं भव्या जो युवा संसद के निचले सदन का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति एकता रखूंगी तथा जिस पद को भी मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Srimati Hasni, who stands elected from below, Constituency of Tamil Nadu, will take oath affirmation. Ma'am, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? Tamil, please. இணையியல் நடுமன்றத்தின் கீழ்ச்சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நான் ஹாஸ்னி சட்டத்தின்படி இந்தியாவின் அரசியலமைப்பின் மீது உண்மையான நம்பிக்கையையும் விசுவாசத்தையும் கொண்டிருந்தேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையாகவும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுவேன் என்றும் நான் சேரவிருக்கும் கடமையை உண்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் சத்தியம் செய்கிறேன்.
Honorable members, it is my painful duty to inform this House of great tragedy that occurred on 12 June 2025. Air India 171, departing from Ahmedabad en route to London, crashed into residential block at PG Medical College just moments after the takeoff. Aircraft carried 242 people, 230 passengers and 12 crew members. Regrettably, 241 lives were lost, including individuals from India, UK, Portugal and Canada. Additional 19 people on ground also perished and 67 were previously injured. On behalf of the House, I offer our deepest condolence to the bereaved family and loved ones. We join in sorrow and solidarity with all the citizens who are affected by this cataclysmic loss. Mourning the following disaster of Air India crash flight AI 171. This tragedy has claimed the lives of over 200 individuals and including the Chief Minister and several citizens of various countries. The government has initiated a high-level inquiry to ascertain the cause of accident and to ensure that this tragedy does not recur. We have announced ex gratia compensation to the families of deceased and are providing medical assistance to the injured. The government has committed enhancing safety aviation standards and ensuring all the well-being of all passengers. On behalf of the government and the people of India, I convey our deepest condolence to the bereaved family and the departure of the soul. Rest in peace. I rise with a heavy heart to join the nation in the mourning the victim of Ahmedabad plane crash. This is not just a loss of lives, it was a loss of potential, of dream and of the future. At this moment, politics must take a backseat. We stand until in the grief with the family of the victim. Let us pledge to work together to ensure that such a tragedy is never repeated. May the soul of the departed rest in peace and may their family find strength to bear the immense grief. We deeply mourn and I am sure that the House will join me in conveying our condolence to the bereaved family. The House now may stand in silence for The House may now stand in silence for short while as a mark of respect to the memory of departed. Please take your seats. Now, I request the Prime Minister to introduce the new minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से इस पूरे सदन को हमारे नए मंत्रियों से परिचय करवाता हूं। पहला, माननीय संचार मंत्री श्रीमान रितेश, माननीय जल शक्ति मंत्री मिस अदिति, माननीय खाद्य मंत्री श्रीमती अर्पिता, Now, the question hour starts. Question number 1 to Jyoti. माननीय अध्यक्ष महोदया, अहमदाबाद में 241 लोग अपनी जान गंवा बैठे। केवल दुर्घटना नहीं है कि राज्य सफलता। पिछले 5 वर्षों में भारत में 2069 हवाई तकनीकी फेलियर दर्ज की गई थी। सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2018 में ही 319 पक्षियों के टकराने की दुर्घटना हुई है, जिन्हें ने खुद स्वीकार किया कि 70% भारतीय पायलटों ने उड़ान में थकान हुई है। मैं माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर से पूछती हूँ कि सरकार एडिटर रिपोर्ट के पीछे कब तक छिपे रहेगी और कब तक? क्या सुरक्षा प्रणाली का दर्द होना नहीं है, जहाँ लोगों की जान विमान कंपनियों के मुनाफे से सस्ती मान जाती है? धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पहला, भारत अब ICAO सुरक्षा ऑडिट में 127 देशों में से 48वां स्थान पर है, जो पिछले 3 वर्षों के 20 स्थानों की सुधार दर्शाता है। दूसरा, हमारी औसत वैश्विक औसत से भी आधी है। तीसरा, थकान कानून, हमने हमारे पायलटों के लिए दुनिया की सार्वजनिक कड़ी ड्यूटी रेस्ट लिमिट लागू की, जिससे उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। चौथा, पक्षियों से टकराव। हाँ, हम मानते हैं कि अहमदाबाद में 319 घटनाएं हुई, लेकिन 95% में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सारे सुरक्षा प्रणाली उसने काम किया। अंत में मैं बस इतना
और हाँ, यह एक दुर्घटना भी थी, लेकिन इसे सिस्टम का पतन कहना हजारों उत्पादन पेशेवरों की सुधार और मेहनत का अपमान है। तो बेहतर यही होगा कि आप उनकी सुधार और मेहनत का अपमान ना करें। धन्यवाद। Any sub-questions? Behind every number is a name, a face, a family, not only a statistic. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री स्टैटिस्टिक की बातें करते हैं, तब पीड़ित परिवार हॉस्पिटल के बाहर अपनी प्रियजनों की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हुए सोए। कई परिवारों को अपनी प्रियजनों का पहचान करने में 72 घंटे क्यों लग गए? गरीब यात्रियों ने, जिन्होंने अपने परिवार का एकमात्र कमाव खो दी, उन्हें कोई स्पेशल फाइनेंशियल रिलीफ क्यों नहीं दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सरकार से बस ये कहना चाहता हूँ कि जब लोग रोते रहे सरकार सोती रही, जब मदद चाहिए थी तब सिर्फ बातें होती रही। धन्यवाद। Minister, please. Honorable Speaker, the opposition is twisting pain into politics, but let the facts must be placed. NDRF and NSG reached the site in 12 minutes after the incident happened. 300 men at work, day and night in the rescue operation. और मैं माफी चाहती हूँ उन विक्टिम्स के परिवारों से जिन्हें 72 घंटे इंतजार करना पड़ा हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि 260 लोगों में से कई की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनका शरीर पूरा जल चुका था, जिसकी वजह से डीएनए सैंपलिंग करना बहुत जरूरी हो चुका था। In which 87 matches are completed and 47 matches are handed over to their families. And बात रही कंपनसेशन की, तो विक्टिम्स के परिवारों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 50 लाख एंड एयरलाइंस द्वारा 25 लाख दिया गया, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट भी दिया गया। और विक्टिम्स के जो सिबलिंग्स हैं उनके फर्दर एजुकेशन में कुछ टकराव ना आए, कुछ प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया गया। एंड लेट मी अनाउंस, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग नेशनल एविएशन डिजास्टर रिलीफ फंड so that no family ever has to beg again. Thank you. Any sub-questions? क्या ये सच नहीं है कि DGCA अक्सर अपनी एयरलाइनों की सुरक्षा उल्लंघनों के लिए केवल 10-20 लाख का जुर्माना लगाती है, जो कि हजारों करोड़ों के आय के सामने मजाक है? कैसी लापरवाहियों के लिए CEO और बोर्ड के सदस्य को अपराधी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? धन्यवाद। Transport Minister, please. Honorable Speaker, माननीय सदस्य जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद हमारी सरकार ने कठोर निर्णय उठाया है। अब से एयरलाइन का जुर्माना छोटी मोटी रकम नहीं होगी, बल्कि उनके एनुअल टर्नओवर पर आधारित होगी। यानी 1% टर्नओवर का मतलब होगा बड़ी एयरलाइनों के लिए 100 से 200 करोड़ तक का दंड। मान्यवर, हमारी सरकार ने यहाँ पर एक और नया कानून बनाया है, जिससे अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव को जानबूझकर लापरवाही का दोषी पाया गया तो उन पर सीधा क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। मान्यवर, अब से एयरलाइंस का बोर्ड सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सेफ्टी और प्रायोरिटी देने का भी केंद्र बनेगा। और इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि दुनिया के दूसरे देश जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में मैनचेस्टर लॉ को अपना चुके हैं। भारत भी अब यह लॉ अपनाने जा रहा है। मान्यवर, मैं अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा संदेश साफ है, अगर एयरलाइन सुरक्षा से खिलवाड़ करेगी तो उन्हें करोड़ों का भुगतान करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। धन्यवाद। Any sub-questions? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हादसे में 47 विदेशी नागरिकों की मौत हुई। उनके परिवार आज दुनिया भर में रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार से उन्हें कई दिनों तक कोई सूचना तक नहीं मिली। क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत के वैश्विक छवि पर कलंक नहीं है? क्या हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां विदेशी भी भारत में उड़ान भरने से डरने लगे? माननीय अध्यक्ष, यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय साख पर चोट है और इसकी जिम्मेदारी
और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। धन्यवाद। External Affairs Minister, please. ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं किसी भी गलत इल्जाम की वजह से भारत का ग्लोबल इमेज खराब होने नहीं दूंगा। मैं आपके माध्यम से इस हाउस को यह बताना चाहता हूं कि पहला MEA सेटअप 24/7 हेल्पलाइन एक फ्रांस, US, UK एंड सिंगापुर विद इन एन आवर। दूसरा, हमने 48 घंटों के अंदर ICAO और US सिविल एविएशन काउंसिल को रिपोर्ट पहुंचाई। तीसरा, इंटरनेशनल ग्रुप टीम विद बोइंग एंड ICAO के एक्सपर्ट्स घटनास्थल पर पहले से ही मौजूद रहे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर रहा। भारत इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर रहा। हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जो आने वाले समय में मुसीबतों को जिम्मेदारी और सच्चाई से संभालेगी। धन्यवाद। Question number 2 to Tiasha. माननीय स्पीकर महोदय, आज हमारे भारत को आजाद हुए 79 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज भी हमारा भारत वर्ष भय की छाया में जी रहा है। हर भारतीय के दिल में यही डर समाया है कि कहीं कोई आतंकी हमारे घर, हमारे बाजार या फिर हमारे पर्यटन क्षेत्र में कहीं वापस हमला न कर दे। क्या ये सही है कि अपने ही देश में हमें अपने ही धर्म, अपनी ही पहचान को छिपाकर जीना पड़े? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जो पहलगाम के खूबसूरत घाटी में घटित हुआ वो तो किसी भी दृष्टि से सेकुलरिज्म नहीं था। आखिर कब कहाँ गई सेकुलरिज्म? माननीय, मैं आपके माध्यम से सामने की सरकार से पूछना चाहूंगी कि क्या आपने केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की युद्ध की छाया में झोंक दिया, और हमारे शहीदों का क्या? उनके जाने तो जैसे आप लोगों के लिए कोई जुआ का खेल बन गया हो। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन किसके लिए होते हैं? देश के लिए या फिर हेडलाइंस के लिए? आज हमारी मीडिया इस मोड़ पर आ चुकी है कि उस पर भरोसा करना यानी कि किसी लोमड़ी में भरोसा करना जैसा हो गया है। आखिर क्यों 99% भारतीय यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या? क्यों हमें उसकी असली सच्चाई, उसकी सफलता और विफलता नहीं बताई जा रही है? अब हम सरकार से स्पष्ट जवाब देने की अपेक्षा करते हैं। अगर इन्होंने ये दावा किया था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद समाप्त होगा और पर्यटन फैलेगा, मैं वापस दोहराना चाहूंगी, अगर इन्होंने ये दावा किया था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद समाप्त होगा और पर्यटन फैलेगा, तो आज की हालत अभी ऐसी क्यों है? धन्यवाद। Defense Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की वीरता का अपमान नहीं होने दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई जुआ नहीं था, यह हमारा कर्तव्य था, सम्मान की अभिव्यक्ति थी। 3 मई को पहलगाम में 38 निर्दोषी लोगों की हत्या हुई और 112 लोग घायल हुए। क्या भारत को चुप रहना चाहिए था? चुप रहना डर है, कार्रवाई की सवाल है। सटीक बात के साथ हमने 9 आतंकवादी बेस को ढेर किया, उनके कमांड सेंटर, हथियार डिपोजिट और ड्रोन हब सब खाक में मिल गए। जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी 92% तक की मिसाइल का ऊपर हमें सुरक्षित किया। यह विश्व रिकॉर्ड है हमारी रक्षा तकनीक का। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बात करता है डर की, मैं आपके माध्यम से उन्हें यह बता दूं कि डर आपकी सरकार 60% डर पैदा नहीं कर पाई, उससे 10 गुना अधिक हमारी सरकार ने इंडिया में पैदा कर दिया है। हाँ, सैनिक बलिदान देते हैं पर उनका बलिदान भारत माता की गरिमा को रक्षा करता है। ऑपरेशन सिंदूर कोई जोखिम नहीं था, यह गर्जन था, एक संदेश, अगर भारत को छोड़ोगे तो चूर चूर हो जाओगे। धन्यवाद महोदय। सम्माननीय सभापति, रक्षा मंत्री बहादुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक नारा क्यों बनाया जा रहा है? ये रैलियों, पोस्टर और यहाँ तक कि स्कूल की किताबों में क्या राष्ट्रीय सुरक्षा है या सरकार की चुनावी सुरक्षा? और तब से लेके ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जून 2025 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं पिछले साल की तुलना में 14% अधिक हुई है। यह सफलता जनता को क्यों बेच रहे हैं? अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ कि कुर्सी से ना इतनी मोहब्बत करो, कुर्सी से ना इतनी मोहब्बत करो, कातिलों की तरह ना हुकूमत करो। बख्श दो फौजियों के बलिदानों को, बख्श दो फौजियों के बलिदानों को, उनकी लाशों पे को ना सियासत करो, उनकी लाशों पे को ना सियासत करो।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में अपने वीर जवानों की बलिदान को विपक्ष द्वारा प्रचार कहकर उनकी घटिया राजनीति में घसीटने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। विपक्ष सोचता है कि ऑपरेशन सिंदूर किताबों में और रैलियों में क्यों याद रखा जाता है। मैं कहता हूं कि वो प्रचार नहीं है, ये हमारे सैनिकों का लहू से लिखा हुआ इतिहास है। शौर्य, तेजस, यश, विजय और पराक्रम, यही एक असली योद्धा का श्रृंगार है। और किताबों में सिंदूर का वर्णन इसीलिए है ताकि हमारे बच्चे सीख सके कि आतंकवाद के सामने कभी भारत नहीं झुका, हमेशा प्रहार किया है। और ये हमें इंडिया दिखाते रहते हैं। तो मैं ये बता दूं कि सिंदूर के बाद बॉर्डर में घुसपैठ में 60% की गिरावट आई है। ये प्रचार नहीं, ये कठोर सुरक्षा। और जिन दशकों में पहली बार 15 देशों ने जापान से, अमेरिका से लेकर जापान तक पूर्ण रूप से भारत का समर्थन किया, जहां आज पाकिस्तान अपनी कूटनीतियों के झलक दिखाते दिखाते आज अकेला और बेनकाब खड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को यह समझना होगा, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। और मैं बता दूं, हमारे सत्य और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सत्य आपके सामने है। हमारे जवानों ने लड़ा, प्रहार किया और विजय हुई। और ये विजय विपक्ष के शोर से नहीं, बल्कि हमारे भारत के शौर्य से लिखी गई है। यही हमारा सिंदूर का विरासत है। धन्यवाद। Any sub questions? यस मैम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युद्ध हमें सबक देती है, लेकिन किस कीमत पर? कारगिल कॉस्ट अस ओवर 20,000 crore and Operation Sindoor cost us nearly 50,000 crore. It was not just a small amount. तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार रोटियों की जगह मिसाइलें खरीद रहा है? फिर सरकार की तरफ से स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ पावर नहीं, वो जॉब, एजुकेशन और लोगों की इज्जत करना है। देशभक्ति का मतलब रॉकेट लॉन्च करना नहीं, वह तो लोगों की जिंदगी संभालना है। तो सिंदूर ने हमें क्या दिया? स्ट्रेंथ या देशभक्ति के नाम पर वसूल खर्च? इतने सारे पैसे जो आपने सिंधु में लगाए, अगर वह थोड़े भी हमारे प्रजा के लिए होते, सिस्टम के लिए होते, तो आज हम कहां से कहां होते। आखिरकार मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप इतनी कुर्सी से जो मोहब्बत करते रह गए, हमारी सरकार पीछे छूट गई, हमारे देश पीछे छूट गए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया। लेकिन आइए तथ्य को स्पष्ट रूप से देखें। हाँ, कारगिल का खर्च 20,000 करोड़ रुपए और सिंदूर का 3500 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन क्या हम आम नागरिकों की जीवन के ऊपर मूल्य लगा सकते हैं? हाँ, 3 मई को आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया और हमने उसका बचाव भी किया है। जब विपक्ष से रोटी और मिसाइल की जगह देखता है, हम नागरिकों के जीवन की तरह इसे देखते हैं। तो या मैं विपक्ष को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कोई लड़ाई नहीं था, यह एक संदेश था कि अगर भारत को छुओगे तो परिणाम 100 गुना बड़ा उगलता पड़ सकता है। भारत ने सटीक मार्गदर्शक मिसाइल और सैटेलाइट ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे कुल खर्च कारगिल का 1/6 रहा और सैनिक जीवन बचाए गए। हमारी सरकार रोजगार योजनाएं, किसान कल्याण और कौशल विकास में निवेश जारी रखती है। देशभक्ति का रक्षा, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष देशभक्ति की बात करती है। देशभक्ति केवल रॉकेट या परेड में नहीं है, यह है नागरिकों की सुरक्षा, जानों की रक्षा और अगली पीढ़ी की शांतिपूर्ण जीवन में। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी को स्पष्ट चेतावनी दी कि भारत पर नजर नहीं उठाना है, अगर उठाया तो कड़ी उठाया तो 100 गुना कड़ा आपको जवाब मिल सकता है। सिंदूर ने जिंदगियां बचाई, राष्ट्रीय गौरव बनाए रखा और भारत की सुरक्षा की। हमसे विपक्ष पूछती है कि इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट इन्हें यह पता नहीं होगा कि हमारे भारत के नो परस्यूट पॉलिसी के तहत हमने पहले कोई मिसाइल यूज नहीं की। इसलिए आज हमारे साथ अमेरिका से लेकर जापान तक बड़े देश है। अफगानिस्तान इस विश्व का एक बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क आज हमसे कहता है कि भारत आप आगे से हमारे पीछे आपका साथ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं मापी जाती, बल्कि उन आंसू में मापी जाती है जो हमने रोके हैं, बल्कि उन जानों में मापी जाती है जो हमने बचाए हैं। इस तरह से आज की बहुत साफ कहना चाहता होगी, जब तक हमारे देश पे है तब तक हमारे देश के ऊपर पे आग उठाना नहीं दे सकता था। महोदय धन्यवाद। Question number 3, 2 minute das. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्टर से है। भारत और अमेरिका का रणनीतिक साझेदारी का दावा आज इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर, मैं दोहराता हूँ, आज इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर में बदल चुका है। महोदय, मैं सदन के सामने कुछ फैक्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अमेरिका ने 2019 में भारत को जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी से बाहर कर दिया, जिससे हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को लगभग $6.3 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके जवाब में भारत ने 28 अमेरिकन प्रोडक्ट जैसे बादाम, सेब, अखरोट आदि पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे दोनों देशों को किसान और व्यापारी प्रभावित हुए। 2024 में बायलैटरल ट्रेड भले ही $128 बिलियन पर पहुंच गया हो, लेकिन भारत को अब भी $45 बिलियन का घाटा बना हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पहला, क्या सरकार भारतीय एक्सपोर्टर विशेषकर किसानों एवं छोटे इंडस्ट्रीज को इस तरह में असमर्थ कर चुके हैं? दूसरा, छोटे देश आज भी जीएसपी पर लाभ पा रहे हैं, पर भारत उसे क्यों वापस नहीं ला सका? तीसरा, क्या सरकार कूटनीति की चमक दिखाने में ज्यादा व्यस्त है और भारतीय व्यापारियों की जमीनी पीड़ा की अनदेखी कर रही है? धन्यवाद महोदय। Commerce and Industry Minister, please. Honorable Speaker, I thank the Honorable Member of Opposition for raising this issue. First and foremost, let me put this very clear that trade is not a charity, it's a business. The US removing India from the GSP 2019 was their decision, not ours. महोदया, हम हाथ बनाने के बजाय अपनी ही गुणवत्ता, इनोवेशंस और नई मार्केट्स पर विस्तार से फोकस कर रहे हैं। अब मैं भी सदन के सामने कुछ फैक्ट रखती हूँ। In recent years, India-US trade has grown from $120 billion in 2020 to $128 billion in 2024 by making US our largest trading partner. हाँ, ये सच है, हमने लगभग $6.3 billion का नुकसान उठाया है। But let me also state India's overall export to the US have been increased even after the GSP removal. On the going tariff concern, Madam Speaker, negotiations are ongoing on the tariff concerns sector by sector. Now, talking about protecting Indian industry, भारतीय उद्योगों की सुरक्षा. The government has introduced production linked incentive (PLI) scheme worth ₹1.97 lakh crore to make Indian manufacturing globally competitive. And if you are talking about global strategy, India's global strategy is more strong and bold. India has signed 13 free trade agreements, FTAs, and negotiating with UK, EU, and other Gulf countries. अंत में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं विपक्ष संसद से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार केवल दिखावे की कूटनीति में यकीन नहीं रखता। Our pride is Indian traders. सरकार का दर व्यापारी का दर सरकार की प्राथमिकता है। तो जो सोचते हैं कि ये सब दिखावे का खेल है, वो हमसे असली नतीजे देखिए। तो जो सोचते हैं कि ये सब दिखावे का खेल है, वो हमसे असली नतीजे देखिए। हम एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां व्यापारी न केवल जिंदा रहे बल्कि बाकी मारे। धन्यवाद। Any some questions? Commerce and Industry Minister, please. Honorable Speaker, we are not sitting on our hands while global players play their tariff games. हमारे किसान कोई soft targets नहीं है. They are the backbone of our country. We know, yes, apple and nut growers in Himachal and Kashmir have been affected by the global tariff tensions. So, for apple growers, the
जिससे विभिन्न शैक्षणिक और सरकारी पदों के लिए कर्मचारियों के भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हाल ही में एक बड़े भर्ती प्रक्रिया बेईमानी में शामिल रहा, जैसे कि उत्तर पत्रों में हेराफेरी, और साथ ही वहाँ ऐसे बड़े अनियमितताएं पाई गई कि वहाँ पर ऐसे उम्मीदवारों को भी नियुक्त किया गया जिन्होंने परीक्षा में भाग भी नहीं लिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपके मंत्रालय ने एसएससी बोर्ड में अपराधियों के जांच और अभियोजना के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं। साथ ही मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि जिन योग्य उम्मीदवारों को इस बेईमानी के कारण नुकसान हुआ है, उन्हें पुनर्वासित और न्याय दिलाने के लिए आपके सरकार कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है। धन्यवाद महोदय। Education Minister, please. I would like to thank the opposition for raising this critical question. I rise to it not to deny the concern raised, but to put the truth on record. The issue concerning the recent SSC phase 13 examination has indeed affected a large section of candidates. And let me be very clear, हम गलती का बचाव नहीं करते, हम उसे सुधारते हैं. Yes, there were administrative and technical disruption in certain exam centers. That is precisely why we have initiated some concrete action. Firstly, talking about investigation and prosecution, upon receiving credible complaints and findings on malpractices, we promptly ordered an independent investigation which is being led by designated authority. Lastly, rehabilitation of deserving candidates. We understand the emotional and financial toll paid to genuine aspirants. To address this, all affected exams have been put under review. And talking about compensation mechanism, including application fee refunds and age relaxation for reappearing candidates are being finalized. माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि युवाओं का विश्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम केवल अतीत की गलतियों को नहीं सुधार रहे, बल्कि एक ऐसा तंत्र बना रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ योग्यता को स्थान मिलेगा, धांधली को नहीं। पेपर अब तिजोरी से नहीं, सर्वर से खुलेगा, और वह भी समय पर। धन्यवाद। यस मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रालय ये गारंटी दे सकता है कि भविष्य की किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई भी धोखाधड़ी से नियुक्त नहीं होगा और कोई भी योग्य उम्मीदवार सिस्टम की विफलता से वंचित नहीं रहेगा? और यदि ऐसा दोबारा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? धन्यवाद। Education Minister, please. Honorable Speaker, there is no light without shadow and no psychic wholeness without imperfection. I repeat, there is no light without shadow and no psychic wholeness without imperfection. Yes, ladies and gentlemen, I promise the transparency, and not just a promise, but as a binding responsibility. Let me state this on record. No undeserving candidates will suffer due to the system, and no undeserving candidates will suffer. No undeserving candidates will make it through fraud, and no deserving candidates will suffer due to the system failure. I repeat, no undeserving candidates will make it through fraud, and no deserving candidates will suffer due to the system failure. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर भविष्य में सिस्टम फिर से विफल होता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी और तत्काल तथा निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। मैं विपक्ष से अनुरोध करती हूँ कि भय और भ्रम फैलाने के बजाय सुधारों में साथ दे। ये राजनीतिक अंक होने का समय नहीं है, ये भरोसा करने का समय है, और भरोसा रखिए हम सब मिलकर जरूर संभाल लेंगे। विपक्ष सवाल पूछे, हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यही लोकतंत्र है, लेकिन अगर आप छात्रों के दर्द को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, यू आर नॉट हेल्पिंग देम, यू आर एक्सप्लॉइटिंग देम। थैंक यू। बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूँ, जहाँ 2024 के चुनाव में भारत के चुनावी प्रक्रिया पर ईमानदारी का सवाल उठ चुका है। ये चुनाव नहीं था, ये एक प्रीलोडेड शो था, जहाँ जनता ने सिर्फ वोट दिया, पर सिस्टम में बस कहा जा सकता है। धन्यवाद। Law and Justice Minister.
Minister, please.